मैंने आप लोगों के लिए फाइल बना के ऑलरेडी पूरा कंटेंट बना के वहाँ फाइल में पीडीएफ फाइल जो एक 10 पेज की फाइल शेयर करी है, वहाँ शेयर कर दिया। एक बार सारे बच्चे व्हाट्सएप में डाल दें ग्रुप में। ऑडियो वीडियो क्लियर है? फिर हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग रोट प्लान्स ऑफ नॉवल। तो प्लान ऑफ नॉवल जो हमारा ये टॉपिक है, ये हमारा अगर हम इसमें देखें कि हमने प्लान ऑफ नॉवल, अगर हम इसको फाइल के कंसेप्ट से पढ़ें तो प्लान ऑफ नॉवल, इसका पूरा नाम है प्लान ऑफ नॉवल। फाइल से बाकी आप पढ़ लेना, मैं खाली आंसर्स बताते चलूंगा आपको, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो खाली यहाँ लिख दूंगा। प्लान्स ऑफ नॉवल अकॉर्डिंग टू हिंट्स, पूरा नाम है इस वर्क का, अकॉर्डिंग टू हिंट्स फ्रॉम वेरियस क्वार्टर, अकॉर्डिंग टू हिंट्स फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स। ठीक है, तो ये आपका ये पूरा इसका वर्क का टाइटल है। और ये एक्चुअली सैटारिकल वर्क है जो किसने लिखा है? जेन ऑस्टन ने लिखा है। किसने लिखा है? जेन ऑस्टन ने। ठीक है, तो जेन ऑस्टन ने ये लगभग 1816 में लिखा है। जेन ऑस्टन हम लोग जानते हैं रोमांटिक एज की एक नॉवलिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने इसको लिखा है 1816 में, 1816 में। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि नॉवल के उसमें आ जाएगा नॉवल क्रिटिसिज्म। टॉपिक का नाम लेक्चरर वाले बच्चे लिख लेंगे। नॉवल पे क्रिटिसिज्म के जो वर्क्स हुए हैं, जैसे नॉवेल्स पे बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, जैसे डीएच लॉरेंस है, ईएम फॉस्टर का जानते हो ना आप, ठीक है, राउंड कैरेक्टर फ्लैट कैरेक्टर वाले। इस तरीके के जो नॉवल के क्रिटिसिज्म क्रिटिक्स हैं, उनके टॉपिक से क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट उठा लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर 2023? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023। अच्छा, पहली बात सबको पता तो है ये क्या है? ये हमारा शिफ्ट सेकंड है। जो नेट का पेपर हुआ था 21 अगस्त 2024 में, उसका शिफ्ट सेकंड, 2 शिफ्ट्स में हुआ था वो, ऑनलाइन रिकंडक्ट हुआ था जो, उसका सेकंड शिफ्ट वाला क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट वाला ऑलरेडी पोस्टेड इन यूट्यूब ऑल्सो। सो देखते हैं इसका आंसर। तो रिक्यूम इन राग जानकी बाय नीलम सरन गौर। तो नीलम सरन गौर पर काफी डिटेल में मैंने आपको लिखाया है, इसमें पीडीएफ में आपको मिल गया होगा। आप आराम से पीडीएफ आराम से पढ़ना, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना या लिख लेना मेन नोट्स। मेन पॉइंट क्या है कि नीलम सरन गौर गौर जी हैं, ये बेसिकली इलाहाबाद की हैं। ये कहाँ की हैं? इलाहाबाद, जिसका नाम अब चेंज हो गया, बट अभी हम फिलहाल इसको इलाहाबाद ही लिखेंगे। और इन्होंने ये जो है एक तरीके से फिक्शनलाइज बायोग्राफी लिखी है जानकी बाई इलाहाबादी की। किसकी लिखी है? जानकी बाई इलाहाबादी। ठीक है, ये एक ठीक है, ये एक तरीके से सिंगर थी, कोर्ट सिंगर थी, तो इनके बारे में है। 19 सेंचुरी की कोर्ट सिंगर थी। फिर नीलम सरन गौर के बारे में आ गया। तो ये जो है इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं नीलम सरन गौर ने। ये मैंने बताया इलाहाबाद में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और जैसे कि इनका वर्क है ग्रे पिजन एंड अदर स्टोरीज, ये इनका वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं ये सारे, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर में ट्रेडिशनल और आ जाएगा कहीं और से, इसलिए मैं ये पेपर्स कराता हूँ, ताकि क्या है आपको बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड में क्या क्वेश्चन चल रहे हैं, कौन से राइटर्स हैं, उनके साथ आप बिल्कुल कदम से कदम मिला के चलो। ठीक है, तो ग्रे पिजन एंड अदर स्टोरीज इनकी हैं। इसके अलावा इनके वर्क्स और भी हैं जो मैंने फाइल में आपको शेयर किए। ठीक है, इसके अलावा ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, डिटेल मैंने वहाँ फाइल में शेयर किया। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 54। हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन राइटर्स रोट द फर्स्ट फीमेल दलित ऑटोबायोग्राफी? फर्स्ट फीमेल दलित ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये लिखी है शांताबाई कृष्ण जी काम्बले ने। शांताबाई कृष्ण जी काम्बले जो है इनका जो है, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, इसका नाम है द, नोट करेंगे, द कैलिडोस्कोप, KALEI। आपको याद होगा एनसीईआरटी की बुक का नाम भी था, द कैलिडोस्कोप स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ठीक है, स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो ये 1986 में पब्लिश हुई है, 1986 में, और इसको फर्स्ट फीमेल दलित ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ये एक्चुअली ऑफ कोर्स मराठी में लिखी गई है, जिसमें है माज्या जन्मची चित्रकथा। चित्रकथा कहा है इन्होंने इनको। और ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के सिलेबस में है इस समय।
ये बेसिकली वुमेन के जो दो टाइप के ऑपरेशंस हैं, मतलब एक्सप्लॉइटेशन है, उनको रेज करती है, एक तो कास्ट में और एक जेंडर बेस्ड। तो कास्ट में भी वुमेन मार्जिनलाइज्ड है और जेंडर बेस्ड भी वुमेन मार्जिनलाइज्ड है। तो 1986 में फर्स्ट फीमेल दलित ऑटोबायोग्राफी आ गई, शांताबाई कृष्णजी कांबले। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। ओरिजिनली किस में लिखी गई है? मराठी में। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाय नॉवेल्स बाय ई.एम. फॉस्टर इज अबाउट होमोसेक्सुअल लव। एक्चुअली ई.एम. फॉस्टर का ये जो नॉवल है मॉरिस, ये होमोसेक्सुअलिटी पर बेस्ड है। और ये जो है बेसिकली ये नॉवल जो है लिखा था ई.एम. फॉस्टर साहब ने 1913-1914 में, ठीक है। और फिर इसको रिवाइज किया इन्होंने 1932 में, और फिर इसको जो है 1952 से लेकर 1960 के बीच में भी रिवाइज करते रहे। तो ये नॉवल जो है मल्टीपल रिविजन्स इन्होंने किए इस नॉवल के, ठीक है। और हर वर्जन में जो लास्ट पार्ट है नॉवल का वो डिफरेंट था। तो बेसिकली फॉस्टर ने जो ये नॉवल लिखा है ये एडवर्ड कारपेंटर पे लिखा है। मॉरिस जो नॉवल है ये एक्चुअली एडवर्ड कारपेंटर पर बेस्ड है। एडवर्ड कारपेंटर एक बहुत बड़े जो है गे एक्टिविस्ट थे 19 सेंचुरी के गे एक्टिविस्ट थे, फिलोसफर थे, पोएट थे, ठीक है। बहुत बड़े फिगर हैं और इनसे बहुत सारे राइटर्स इन्फ्लुएंस्ड हैं। इंडिया में हमारे जो श्री अरबिंदो हैं, उनकी राइटिंग्स काफी हद तक एडवर्ड कारपेंटर से इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये गे एक्टिविस्ट थे खुद भी, ये जो है गे ओरिएंटेशन था इनका, ठीक। तो ये आपका आ गया होमोसेक्सुअल लव, यानी कि गे एलिमेंट्स पर बेस्ड है मॉरिस। ई.एम. फॉस्टर हम जानते हैं, ठीक है। ई.एम. फॉस्टर को एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल भी लिखा है इन्होंने, और सबसे इम्पोर्टेंट तो पैसेज टू इंडिया लिखा है, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। तो नेक्स्ट हमारा आएगा, हु said that an author has no claim to original thoughts but only to apt representation of what was already being thought by others। तो इसका जो है आपका आंसर होगा अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अलेक्जेंडर पोप ने ही नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म में ये सारी बातें करी। उन्होंने बोला है कि किसी भी ऑथर का जो है ओरिजिनल थॉट पे कोई क्लेम नहीं होता है, बट जो भी वो दिखाता है बताता है वो किसी और के कहे गए विचारों को ही व्यक्त कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 60 है, जॉन ड्राइडन का ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, इट इज एन ऐसे रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन यूजेनियस क्राइट्स, लिसिडियस एंड निएंडर। इसको याद करने का तरीका है ECLN, नोट कर लेंगे कॉपी में, ECL और N, ठीक है। E से यूजेनियस हो गया, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, C से क्राइट्स हो गया, ठीक है। L से आपका लिसिडियस हो गया, लिसिडियस, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें निएंडर। निएंडर एक्चुअली जॉन ड्राइडन को रिप्रेजेंट करता है, और निएंडर का मतलब क्या है? न्यू मैन। निएंडर का मतलब क्या है? न्यू मैन। तो ये एक्चुअली ऐसे ऑफ एन ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी जो है जॉन ड्राइडन का फर्स्ट मेजर वर्क है एज ए क्रिटिक, और इसको वन ऑफ द फर्स्ट मेजर वर्क ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है। और जॉन ड्राइडन ने लिखा है, इसका ईयर एक बार आप देख लेना, बल्कि ग्रुप में डाल देना, 1668 होना चाहिए, आई थिंक 67 68, ठीक है। और इसमें मेनली जो आर्ग्यूमेंट है वो 3 आर्ग्यूमेंट्स इसमें मेन है, जो मैंने इसमें बल्कि डाले नहीं है फाइल में। इसमें मेन जो 3 आर्ग्यूमेंट है, एक तो ये फ्रेंच ड्रामा वर्सेस इंग्लिश ड्रामा के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है, कि इन दोनों में से कौन सा जो है ग्रेट है। और फिर उसके बाद होता है राइम वर्सेस जो है ब्लैंक वर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइम वर्सेस ब्लैंक वर्स के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है कि राइम ज्यादा एज अ पोइट्री राइम ज्यादा अच्छी है, या जो है रिदम ज्यादा, सॉरी ब्लैंक वर्स ज्यादा अच्छा है, इसके बीच में आर्ग्यूमेंट होता है। और इसके अलावा एक जो होता है आपका एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न कंट्रोवर्सी है। तो ये 3 सेंट्रल आर्ग्यूमेंट हैं जिसको लेकर ये ऐसे लिखा गया है। ये बेसिकली एक डायलॉग के फॉर्म में है, और इसको फर्स्ट मेजर वर्क ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहना गलत नहीं होगा। फर्स्ट मेजर वर्क ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, ठीक है। इससे पहले भी क्रिटिसिज्म लिखा गया है, बट वो रिनेसा क्रिटिसिज्म में आ जाता है, जैसे फिलिप सिडनी का, ये सारी चीजें। बट ये जो है फर्स्ट मेजर वर्क ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा गया है।
और इसमें भी नेटिव क्रिटिसिज्म वर्ड ऐड किया हमने। नेटिव मींस ये इंग्लिश जो कल्चरल या इंग्लिश ड्रामा को एक तरीके से सुपीरियरिटी में दिखाते हैं या उसके आर्ग्यूमेंट्स के फेवर में बात करते हुए दिखाया गया, इसीलिए इसको नेटिव वर्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है, नेटिव क्रिटिसिज्म। नेटिव मतलब वही अंग्रेजी जो वहाँ की जो अपनी कल्चर है उसको एक तरीके से हाईलाइट किया गया, इसमें इंग्लिश ड्रामा को सुपीरियर बताया गया। ठीक है, तो अरेंज द फॉलोइंग प्लेस बाय शेक्सपियर। देखो शेक्सपियर के प्लेस तो आएंगे ही आएंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। और इसमें मैंने लिख दिया है इसमें फाइल में TOTS, तो यानी कि सबसे पहले क्या है, बी यानी कि टेमिंग ऑफ द श्रू। अच्छा ये TO नहीं होना चाहिए, टेमिंग ऑफ, अच्छा ये यहाँ से लिया है TOTS, इस तरीके से शॉर्ट में लिखा है मैंने। तो 1594 में ये पब्लिश हो गया था। उसके बाद फिर सेकंड है आपका रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट कब आया था, 1597 में। इसको आप चाहो तो अपने लेक्चर वाले बच्चे लिख लोगे, मोस्ट स्टेज्ड प्ले कहा गया है। क्या कहा गया, मोस्ट स्टेज्ड प्ले ऑफ शेक्सपियर कहा गया रोमियो एंड जूलियट को। उसके बाद फिर आपका तीसरा आएगा मच एडो अबाउट नथिंग, तो ये 1598 में है, 1598 में। ठीक है, उसके बाद फिर ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट 1602 में है। ठीक है, और फिर लास्ट में विंटर्स टेल तो हम मानेंगे कि फर्स्ट फोलियो में ही आया था 1623 में। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके ये प्लेज आ गए। ठीक है, इनका सीक्वेंस आ गया शेक्सपियर के। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज मॉक द रेस्टोरेशन ड्रामा। तो देखो ऑफ ड्राइडन एंड थॉमस ऑटवे, तो ड्राइडन और थॉमस ऑटवे का के प्लेस पे सटायर लिखा था द रिहर्सल, और ये बेसिकली जॉर्ज विलियर्स, इसके अलावा जॉर्ज विलियर्स के अलावा भी बहुत सारे राइटर्स थे। और ये जो रिहर्सल प्ले है 1672 में पब्लिश हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट वाज अ सटायर ऑन रेस्टोरेशन ड्रामा। द रिहर्सल प्ले वाज अ सटायर ऑन रेस्टोरेशन ड्रामा। ठीक है, रेस्टोरेशन ड्रामा हम लोग जानते हैं, ड्राइडन और कॉनग्रीव वगैरह थे ना, वे ऑफ द वर्ल्ड वाले। ठीक है, सटायर ऑन रेस्टोरेशन ड्रामा। अब इसमें जो है एक और भी बाद में फिर हम देखते हैं कि 1698 में लगभग एक राइटर आए जिन्होंने ड्राइडन वगैरह को क्रिटिसाइज करा, वो अलग है। उन्होंने जो है अपने जो है ऐसे टाइप का लिखा, और उसमें ड्राइडन और एक और राइटर थे उनको सीरियसली कॉनग्रीव और वैनब्रग को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। तो ये रिहर्सल प्ले का अगर आप डिटेल देखोगे तो इसमें इसमें एक प्ले राइट है। इस प्ले के अंदर अगर मैं जाऊं तो इसमें एक इन्होंने कैरेक्टर दिखाया है, बेस, BAVES बेस, इज ट्राइंग टू स्टेज अ प्ले। और इसमें जो वो हीरोइक ड्रामा को स्टेज करना चाह रहा है, बट जो भी वो कर पा रहा है वो एक्चुअली स्टेज कर नहीं पा रहा है। तो उसमें ये सटायर था पोएट लॉरिएटशिप और ये जितने भी सब हैं इन पर सटायर था। ठीक है, तो एक फैक्ट आ गया आपके रेस्टोरेशन एज पर। चलिए, एजेस का नेक्स्ट मेरा टारगेट एजेस को ही लेकर डिटेल में आ रहा हूँ। नए बच्चे जो हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेरी एजेस का। मैंने एक फाइल भी केजे वाला शेयर किया है, उसी पर एक कंटेंट और अपडेट करके लेकर आ रहा हूँ। नेक्स्ट 4-5 क्लासेस मेरी लिटरेरी एजेस के बैकग्राउंड पर होंगी, कोई भी साथी उसको मिस ना करे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोइट्री इज नॉट अ ब्रांच ऑफ ऑथरशिप, इट इज द स्टफ ऑफ विच वंस लाइफ इज मेड। तो इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने फाइल देखोगे आप तो ऑन पोइट्री इन जनरल से ये जो है टेक्स्ट लिया गया है। उसमें जो लाइन है एग्जैक्टली मैंने, अगर आप देखोगे टेक्स्ट की कुछ लाइंस ले ली हैं और नीचे बिल्कुल ब्लैक से बोल्ड करके हाईलाइट कर दिया है, इट इज नॉट अ ब्रांच ऑफ ऑथरशिप। तो ये बेसिकली कौन से जो है ऐसे से लिया है, ये विलियम हेजलिट के ऐसे ऑन पोइट्री इन जनरल से लिया है। विलियम हेजलिट रोमांटिक एज के एक क्रिटिक हैं, और इनको जो है रोमांटिक एज के क्रिटिक हैं, पेंटर हैं, आयरिश पेंटर हैं, ये बेसिकली आयरिश हैं ये। और इनके बारे में बहुत सारे हम पॉइंट्स पढ़ेंगे डिटेल में लेक्चर में। इसके अलावा इनको क्रिटिक भी कहा जाता है, क्रिटिक। इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, इस समय उत्तराखंड लेक्चर में काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं इससे। तो ऑन पोइट्री इन जनरल ये इन्होंने कब लिखा है, 1818 में एक इनका एक ऐसे है। मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर लेक्चर में भी वो नेट के जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है वहां से पिक कर लें और आपको क्वेश्चंस पूछ लें, तो इसीलिए आपको अपडेटेड रहना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसमें सेलेक्ट किया है फिनिटिक्स। तो फिनिटिक्स बेसिकली A and C, बिल्कुल क्लियरली जो हम साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं
और फिर प्रोड्यूस ही नहीं, उनको जो ट्रांसमिट करते हैं, जैसे हम साउंड को जब प्रोड्यूस करते हैं तो हम गले से बोलते हैं, कई साउंड्स को हम लिप्स से बोलते हैं, कई साउंड्स को हम टंग का यूज करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, साउंड कैसे पैदा होती है, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, एंड दूसरा उसको फिर ट्रांसमिट कैसे किया जाता है, उन साउंड्स को आर्टिकुलेट कैसे किया जाता है, इन दोनों फंक्शंस की जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज बेसिकली फिनेटिक्स। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स का एक पार्ट है। इसके बाद मैंने इस वाले क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 5 स्टार लिया है। तो ये है आपका क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है आपको इन वर्क्स की पब्लिकेशंस को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो एक्सप्लेनेशंस की फाइल में भी देखोगे आप। तो सबसे पहले अगर हम देखें, इसका आंसर है ECDBA, यानी कि फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ क्रिश्चियन। ऑफ कोर्स अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ोगे तो जॉन वाइक्लिफ का जो पहला ट्रांसलेशन है, जॉन वाइक्लिफ का, वो बाइबल का उन्होंने ही किया है ट्रांसलेशन, हम जानते हैं। तो ये लगभग 1382 में आया है, 1382 में। ईयर्स के साथ याद कर लो उसको। इसके बाद जो ये फर्स्ट हो गया तुम्हारा, उसके बाद जो सेकंड है तुम्हारा गुटेनबर्ग्स बाइबल। तो गुटेनबर्ग की जो बाइबल है ये कब आई है मेंस में, ये मैंने डेट के साथ पब्लिश कर दिया है इसको, 23 फरवरी 1455, 23 फरवरी 1455 में जो है ये बुक पब्लिश हुई है, गुटेनबर्ग ने मेंस जर्मनी में पब्लिश करी। उसके बाद डी, कैक्सटन की हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, ये आपका तीसरा नंबर आ गया, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। तो ये तो हमें पता ही है, ये फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश है। इसका कहीं पर एग्जैक्ट ईयर नहीं आ रहा है, बट 1473 1474 ऐसे करके लिख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद फिर आपका बी आ जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस, चौथे नंबर पे। ये तो पूरी क्लास को पता होना चाहिए, पहली प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में कब आई है, 1476 में, 1476 में विलियम कैक्सटन ने पहली प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड में स्थापित करी। ठीक है भाई, और उसके बाद फिर अगर हम आ जाएं, मैं कह रहा था वाइट, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम आ जाएं तो आपका बी हो गया। इसके बाद ए, तो ए हमारा क्या है, मैलेरी का मॉर्टनी, वही लगाया जाता है, मैलेरी का मॉर्टेडी आर्थर, तो दैट इज द फिफ्थ वन। ठीक है भाई, तो ये कब आया है कैक्सटन का, 1485 में, 1485 में। तो आप देखोगे कि इनका सीक्वेंस आया है, तो 1382, then 1455, then we have got 1473 74, then 1476 and then 14, कितनी क्लोज हैं डेट्स। तो ये नया हमारा सीक्वेंस आया था गुनगुनाना। तो ये आप ट्रेंडिंग देखोगे कि किस तरीके से आप इसको कर पा रहे हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट, हु सेड दैट लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइंस हुज पार्ट्स कैन एंड मस्ट बी कंसीडर्ड इन दिस सिंक्रोनिक सॉलिडारिटी। तो ससूर आ गया। तो ससूर जो है, ससूर पे मैंने छोटे से नोट्स इसमें दिए हैं। ससूर को फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं, ये एक स्विस लिंग्विस्ट हैं। ठीक है, इनका जो वर्क है उसका ईयर बस आप देख लो, ये जो है, तो वर्क का नाम क्या है, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स करके इनका वर्क इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ है। इनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इनके वर्क को जो है पब्लिश कराया, और इसका ईयर काफी इंपॉर्टेंट है, 1916, 1916। ठीक है, ये एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन हिज लेक्चर्स दैट ही गेव इन द यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा बिटवीन 1906 टू 1911। 1906 से 1911 में जो ससूर ने अपने लेक्चर्स दिए थे, जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है, उनके जो लेक्चर्स का कंपाइलेशन करके बुक की फॉर्म में निकाला, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स 1916 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम फर्स्ट मेजर टेक्स्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं, फर्स्ट मेजर टेक्स्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, तो ये है आपका। तो एक बार जो है बता दो, फ्लो ठीक चल रहा है सब लोगों का, एक बार व्हाट्सएप में ओके कर दो, सब ठीक चल रहा है, बढ़िया। पूरे जोर शोर से मेहनत करनी है। ठीक है, हफ्ते में 3 दिन की क्लास ले रहा हूँ, बट इसका मतलब सिर्फ यही है कि आपको ज्यादा और समय मिल रहा है अपने पे वर्क करने का। ठीक है, अभी स्पीड स्लो है जानबूझकर, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है कि हम फिर से जो हमने गलतियां करी थी इस बार उनको रिपीट ना करें। ठीक है, और उन पर फोकस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ठीक है बेटा, तो सब लोगों को मोटिवेटेड रहना है, और इस बार निकाल के दिखा देंगे हम रिजल्ट, जिन लोगों का पिछली बार का रुका है। इस बार और मोटिवेटेड रहें और अच्छे से
बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। लास्ट में जब हमारा पेपर के आसपास वाला टाइम होगा तब घसीटूंगा आपको और रगड़ेंगे हम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपनी मेहनत ना करें। एक लेक्चर के बाद एक दिन का गैप का मतलब है कि आप अपने अच्छे से नोट्स बनाओ, फेयर कॉपी में पूरे भाव के साथ उसको कवर करो, पूरे जैसे कहते हैं ना इमोशनल एक एस्पेक्ट होता है हमारा, हम जो जिन पे लिखते हैं, तो कॉपी पेन हमारे 4-5 कलर के पेन, पहले रफ में लिख लिया, उसको फिर फेयर किया, तो यह प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है। और जो अभी मेहनत है वो हमें बाद में दिखती है। अभी जो हम थोड़ा सा कैजुअल अगर रहेंगे तो क्या होगा कि बाद में एक साथ आता है और फिर हम पैनिक कर जाते हैं और छोड़ देते हैं सब। तो वो गलतियां जो पिछली बार की थी इस बार बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। और ये सोचना है कि यार एक बार पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ के नैया पार कराते हैं। कब तक हम इसको पढ़ते रहेंगे बार 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 बार, नई जनरेशन के बच्चे आएंगे तो वो जो है और उनके साथ हमारा फाइट कंपटीशन और होते होते जाएगा। तो इस बार पढ़ के अच्छे से आर्या पार की लड़ाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम और क्रोनिकली अरेंज करते हैं हम इसको, ठीक है। तो क्रोनिकली अगर अरेंज करेंगे तो इसका आंसर है EDBAC। तो ई क्या है, माकियावेली का द प्रिंस। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में मैंने जो है इसमें थोड़ा एम्बिग्विटी है, माकियावेली का जो प्रिंस है ये इसको चेक भी कर लेना, आदित्य रतूड़ी है, बहुत पुराने बच्चे भी जुड़ गए हैं यहाँ पर इस बैच में, तो व्हाट्सएप में डाल देना सीधा, ठीक है। इसके एक हेल्प ग्रुप क्रिएट करूंगा धीरे धीरे में, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बट इस पर एक इंफॉर्मेशन कुछ और मिलेगी इस वाले वर्क पे स्पेशली, तो डाल देना। तो माकियावेली का देखो द प्रिंस है, ये लिखा गया है 1513 में, इन्होंने क्रोनोलॉजी में उसी के हिसाब से लिया है, बट पब्लिश्ड की जो डेट है इसमें 1552 दिखा रहा है। तो ये जो है थोड़ा सा हमें देखना है, सॉरी पब्लिश की डेट 1532 है, मैंने फाइल में लिखा है ये ढूंढ के, ठीक है। तो इसको आप चेक करना सारे बच्चे कि इसकी पब्लिशिंग डेट क्या है, क्योंकि इन्होंने पब्लिश पूछा है बट इसको पहले लिया है इन्होंने आंसर की में, मेरे हिसाब से ये बाद में आया है पब्लिश्ड। तो यहाँ थोड़ी एम्बिग्यूटी लग रही है मुझे, मैंने लिखा भी है फाइल में भी, एम्बिग्यूटी इन दिस क्वेश्चन, 77 की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद खैर थॉमस मोर का यूटोपिया, थॉमस मोर का यूटोपिया वैसे अगर देखा जाए तो 1516 में लातिन में छपा है, हमें इन्होंने फर्स्ट एडिशन ही लिया है, और 1551 में ये इंग्लिश में छप गया, ठीक हो गया। उसके बाद फिर क्या है बेटा, बी, तो मार्टिन लूथर किंग का 95 थीसिस, ये विटेनबर्ग में जर्मनी में छपा, और ये जो है 1517 में छपा, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है। हम इसको कह सकते हैं कि ये एक तरीके से यूरोप में क्या लेकर आया, रिफॉर्मेशन लेकर आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिफॉर्मेशन से बन जाता है, हमारे लेक्चरर के सिलेबस को भी देखते रहना, उसमें रिनेसा है तो रिनेसा के अंदर ही रिफॉर्मेशन है, तो रिफॉर्मेशन को टेक्निकली लाने वाला जो डॉक्यूमेंट था, ये पॉइंट्स ना जो इसमें दिए हैं ये ऐसे नहीं कि खाली एक बार पढ़ के रट लो, इनको डिटेल में पढ़ना है आपने, आपको इसलिए समय दिया गया एक एक दिन का, इनको डिटेल में व्हाट्सअप करके, सॉरी गूगल करके, इन पे जो छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं आपने, जैसे मैंने आज आपको एक सैंपल भेज दिया, इस शैली में आपको नोट्स बनाने, ठीक है। चलिए तो 1517 हो गया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, एरियोस्टो का ऑरलैंडो फ्यूरियोसो आ गया शायद, हाँ तो ये आपका आया है 1532, 1532 में आ गया है, ठीक है। इससे आपका फेरी क्वीन इंस्पायर्ड था, जो फेरी क्वीन नहीं है अपने स्पेंसर का फेरी क्वीन, वो इससे इंस्पायर्ड था, ठीक है। और फिर आपका क्या आएगा भाई, जल्दी से बताओ, हाँ फर्स्ट बुक ऑफ कॉमन प्रेयर थॉमस क्रैनमर है, इसकी स्पेलिंग थोड़ा यहाँ पर इन्होंने क्रैमर कर दी है, क्रैमर नहीं है क्रैनमर है, CRANMER। तो ये आई है आपकी 1549 में, कब आई है, इसको याद ही कर लेना ये वाली भी, 1549। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिफॉर्मेशन रिस्टोरेशन, सॉरी रिफॉर्मेशन रिनेसा, उस टॉपिक से आ गया। चलो उसके बाद पोस्ट मॉडर्न, देखो मैंने इस क्वेश्चन को क्यों लिया, क्योंकि तुम्हारे लेक्चरर सिलेबस में पोस्ट मॉडर्निज्म भी है। तो ये लियोटार्ड का एक ऐसे है, ठीक है, इसमें वो बोलते हैं कि किस चीज की डेथ हो गई है, क्लासिकल सोशलिज्म की डेथ हो गई है, बट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये लेक्चरर लेवल पे कि ये पब्लिश कब हुआ है, ऐसे 1985 में हुआ है, और इसको हम बोलते हैं मैनिफेस्टो ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूँ, मैनिफेस्टो ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। ये एक ऐसे है जिसने पोस्ट मॉडर्निज्म जो वो है उसकी शुरुआत करी, और इस पर बहुत कुछ मैं लिखवा सकता था बट वो नेट की क्लास में ज़्यादा है। और इसमें पोस्ट मॉडर्न जो लियोटार्ड है ये एक फ्रेंच क्रिटिक है, क्या है, फ्रेंच एक कह सकते हैं कि फिलोसफर है,
ठीक है। लियोटार्ड का वर्क पोस्ट मॉडर्न कंडीशन 1985, मैनिफेस्टो ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। बेटा पोस्ट मॉडर्निज्म को याद कर लो अभी से ही, लेक्चरर वाले बच्चे। इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स, लियोटार्ड की डेफिनेशन है, बिल्कुल रट्टा मार दो 100% आ सकती है। इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स। अब इसको समझना है, जल्दी से देख लेते हैं। जैसे हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं या ऐसे ग्रंथ हैं जो ये दावा करते हैं कि भाई दुनिया का जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो हम बता रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ गीता है या क्रिश्चियंस में बाइबल है या और भी कुरान है, जो भी है, तो उनकी तरफ ये एक शक की दृष्टि से, इनक्रेडिबिलिटी मतलब नॉन बिलीवेबिलिटी, ठीक है, उनको बिलीव नहीं करता है पोस्ट मॉडर्निज्म, उनको डाउट करता है। वो ये कहता है कि हाउ कैन यू से विद एब्सोल्यूट ट्रूथ दैट दिस इज करेक्ट। तो एक तरीके से इट इज अ स्केप्टिकल अप्रोच, इट इज अ skeptical approach towards grand narratives of human perfectibility. Skeptical approach towards grand narratives of human perfectibility. ठीक है, जो grand narratives हैं human perfectibility के, उनके ऊपर एक skeptical approach है कि भाई ह्यूमन परफेक्ट हो सकते हैं, ऐसी बात। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा जो स्पेशली पॉली का कोर्स भी कर रहे हैं या अपनी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं नेट के लिए, उनके लिए मैं आपको बोलूंगा पीटर बैरी जरूर पढ़ लें आप। पीटर बैरी, ये क्रिटिसिज्म एंड थियरी के लिए बहुत ही मास्टरपीस बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 5 स्टार बुक है मेरी नज़र में। जो जितने भी थियरी के कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, फेमिनिज्म, ये दुनिया तमाम के, इसकी बुक का नाम है बिगिनिंग थियरी। क्या है बुक का टाइटल? बिगिनिंग थियरी। ठीक है, आप मेरे से जितनी नॉलेज लेना चाहो ना उतनी नॉलेज ले लो, आपके ऊपर है कि आप कहाँ तक चलने को तैयार हो भाई। मैं तो बिल्कुल अंत तक साथ निभाने वालों में से हूँ, ये बात आप याद रखना। स्पेशली लर्निंग में मेरा पैशन ही है लर्निंग। ठीक है, लर्निंग करते करते शायद हम गुजर जाएंगे, लेकिन लर्निंग नहीं छोड़ेंगे। तो वो जुनून सीखने का कि जॉब लगे ना लगे, हम लाइफ में बहुत सारे हमारे जो है बहुत सारे सिनेरियोज चल रहे हों, बट हम शिक्षा के लिए, अपनी विद्या के लिए समर्पित रहें। वो जुनून हमारे अंदर हो कि हम दिन की शुरुआत 5 बजे तक तो हमारा जो है ध्यान व्यान करके खत्म कर दें, अपनी वॉक करें अपनी लाइफ में, ठीक है, पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, म्यूजिक सुने, अच्छा अच्छी बुक्स को पढ़ें, एक सिस्टम, एक रिदम, एक डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी लाएं। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो किसी ऐसे आदमी के साथ अटैच हो जाएं जो वो कर चुका है या कर रहा है, तो आपको और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। कई बार हम लोग सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम में प्रॉब्लम्स होती हैं, हम में कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। डजेंट मैटर, कोई ऐसा गुरु पकड़ लें जो आपको बिल्कुल उस रास्ते पर आपको प्रैक्टिकली ले जाने को तैयार हो, बट लाइफ में आगे बढ़े। निराशा को अपने जीवन से त्याग दें, कॉम्प्लेक्सिटीज को अपने जीवन से हटाएं, फोकस अपना प्रॉब्लम्स पे बिल्कुल ना करें। मैं नए ग्रुप के बच्चों से कह रहा हूँ, स्पेशली जो पहली बार पढ़ रहे हैं मेरे से, अपना फोकस प्रॉब्लम्स पे ना करें, अपना फोकस सॉल्यूशंस पे करें। कैसे नहीं निकलेगा सॉल्यूशन? ठीक है, लाइफ में कौन सी ऐसी चीज है जो असंभव? एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो आपको वो लाइन याद होनी चाहिए कि 1000 बर्फ गिरे लाख आंधियां उठें, ठीक है, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो जो वो फूल हैं जो खिलने वाले हैं वो खिल के रहेंगे भाई। आप बस अपनी लाइफ में मेहनत करने का सोचो, गॉड से एक सीधा संवाद बनाओ, गॉड से प्रेयर करो, गॉड हेल्प मी, आई एम इन दिस मेस, आई वांट टू इम्प्रूव, आई एम डूइंग माय बेस्ट, सो प्लीज हेल्प मी। तो यू विल डेफिनेटली गेट इन टच विद सम गुरु। ठीक है, जरूरी नहीं है आपके एकेडमिक से ही हो, कोई भी हो सकता है, वो कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है। बस आपको समझ में आ गया तो आप पूरा फुल डेडिकेशन ले लो। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? आ रही है तो भाई बताओ व्हाट्सएप में, संवाद बनाए रखो। ठीक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ना ही से बहुत कुछ नहीं होगा जब तक हमारे अंदर की जो, एक कह सकते हैं ना, जब तक हमारे अंदर की एक क्या कहेंगे, एक रेडीनेस नहीं होगी, स्वीकार्यता नहीं होगी पढ़ने के लिए मन से, तब तक हम पढ़ाई पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। सुन रहे हो व्हाट्सएप में? हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ बहुत जरूरी है। लग रहा है कुछ मोटिवेशन? यस, ये होनी चाहिए बात। एक फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्दी ह्यूमन बीइंग बनना है बस।
अपना बेहतर वर्जन बनना है। अब हम जहाँ पर भी हैं, गुंजाइश तो हमेशा ही है इम्प्रूव करने की। तो अपने आप को बेहतर बनाना है, रूटीन में देखना है, अरे यार यहाँ गुंजाइश है, यहाँ मुझे ऐसा करना है। अपने आप को फिजिकली भी फिट रखना है। देखो अगर हम फिजिकली फिट नहीं होंगे तो हम क्या पढ़ाई कर पाएंगे, है ना। फिजिकली फिट रखना है अपने आप को, वॉक करनी है, योग करना है, ध्यान करना है। ध्यान से क्या है, आपकी जो मेंटल चैलेंजेस हैं वो आपके बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। मैंने तो आपको कितनी बार कहा है कि मेडिटेशन एक ऐसी लाइफ में स्किल है मेरी, जो मैं अपनी लाइफ में इसको करके आगे बढ़ पाया, ठीक है। तो ध्यान आपने जरूर करना है। जिन लोगों को भी मेडिटेशन, नए बच्चे जिनको सीखना है, मेरे को पर्सनल मैसेज कर दें, मैं आप लोगों के लिए ट्रेनर्स अरेंज करूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, हार्टफुलनेस मेडिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब ये इतनी बढ़िया चीज है, हम लोग कर नहीं रहे, तो हमें करना पड़ेगा भाई। नहीं करेंगे तो फिर क्या है कि कोई भी मेथड करें बट करें, ऐसी प्रैक्टिस करें, योग करें, मैं अपना ये डेली बुक पढ़ें, फिक्स टाइम फिक्स शेड्यूल कर लें, सोने का और उठने का टाइम फिक्स करें। अगर ये फिक्स नहीं है तो मैं आज फिर से कह रहा हूँ, दिक्कत में रहेंगे आप। मैं सीधी बात करता हूँ, आपका कभी किसी दिन आप 10 बजे सो रहे हैं, किसी दिन आप 12 बजे सो रहे हैं, कभी आप 4 बजे उठ रहे हैं, कभी आप जो है 7 बजे उठ रहे हैं। इससे कुछ लाइफ में एक म्यूजिक नहीं आएगा आपके लाइफ में, एक कुछ ना कुछ मिसिंग लगेगा। हो सकता है आप कल को पेपर भी निकाल दें बहुत अच्छा पढ़ के, बट स्टिल आपको बहुत सारी चीजें इम्प्रूवमेंट मांगती हैं अगर आपका शेड्यूल ठीक नहीं है। शेड्यूल को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जो वर्किंग है ना बच्चे, जो टीचर्स हैं हमारे, उनके लिए तो बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर वो कंप्लेन्स हम लोग करते रहते हैं बट लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाते। तो कंप्लेन पे फोकस मत करो, हमें शिकायत पे फोकस नहीं करना है, हमें सॉल्यूशन पे करना है ना। ठीक है बेटा। चलो खैर, तो एक जोरदार क्वेश्चन हमारे साथ में बात करते करते थोड़ा भटकता हूँ, लेकिन वो मेरे अंदर की बातें होती हैं, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी होती हैं, आप लोगों को भी लगता होगा शायद। खैर, तो 81 में हम आते हैं, द लैंग्वेज इंस्टिंक्ट। तो ये इसका आंसर है A1 B2 C4 D3। तो जो लैंग्वेज इंस्टिंक्ट है वो किसने लिखा है भाई, स्टीवन पिंकर ने लिखा है, स्टीवन पिंकर। ठीक है, तो लैंग्वेज इंस्टिंक्ट पे मैंने बहुत डिटेल में इसमें लिखा हुआ है कि वो कहते हैं कि लैंग्वेज एक इंस्टिंक्ट है, ये सीखी नहीं जा सकती। फिर रिफ्लेक्शंस ऑफ लैंग्वेज, ये किसने लिखा है, चॉम्स्की ने लिखा है, रिफ्लेक्शंस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ये 1975 में चॉम्स्की की बुक आई है। चॉम्स्की को फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, अमेरिकन है ये। क्या कहते हैं बेटा, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। बहुत पक्का क्वेश्चन आएगा लेक्चरर में। ठीक है, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि चॉम्स्की के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे यूनिवर्सल ग्रामर, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, LAD बीएड में पढ़ा होगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, तो ये सब चीजें। फिर वैरायटी ऑफ लैंग्वेज सर्विंग एज अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन अ मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी। तो दैट इज बेसिकली डायग्लोसिया। डायग्लोसिया आई थिंक ये बाख्तीन ने दिया है, बाख्तीन, हाँ, एक रशियन फॉर्मलिस्ट क्रिटिक है बाख्तीन। डायग्लोसिया दिया उन्होंने। और क्रियोल क्या है, बेसिकली एक कॉमन लैंग्वेज होती है जो डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के बीच में बोलने का काम करती है, इसको हम क्रियोल कहते हैं। क्रियोल से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रियोल जो है आपका लिटरेरी टर्म्स में चला गया, ए टाइप ऑफ लैंग्वेज विच इज यूज्ड बाय पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है, तो लैंग्वेज इंस्टिंक्ट आपका जो ये वाला ऐसे, ये जो बुक है ये 1994 में आई है, स्टीवन पिंकर की, ऊपर वाली जो सबसे पहली है। और रिफ्लेक्शंस ऑफ लैंग्वेज 1975 में आ गया। पिंकर भी चॉम्स्की से इंस्पायर्ड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट आर नॉट रिटन बाय मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट। तो इसने ए और सी नहीं लिखा, ए और सी नहीं लिखा, यानी क्या क्या लिखा, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन, एंड रॉन्ग्स ऑफ वुमेन, ये तीनों उन्होंने लिखे। मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट का क्या आएगा लेक्चरर में, फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं हम इनको, फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, और या इंग्लिश हम कह सकते हैं, हाँ इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश कह सकते हैं, ऑफ इंग्लैंड कह सकते हैं। ठीक है, और विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये वाला जो टेक्स्ट है इसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1792, 1792, बिल्कुल रट्टा मार लो। ठीक है, इसको फर्स्ट ऐसे ऑफ फेमिनिज्म भी कहना गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक का। चलो, ये आप जानते हो कि इनका रिलेशन पीबी शैले से, उनकी मदर इन लॉ है ये, इनकी जो लड़की है मैरी शैले, वो पीबी शैले की सेकेंड वाइफ बनी, पीबी शैले की सेकेंड वाइफ बनी। ठीक है, विलियम गॉडविन की आई थिंक ये वाइफ है। विलियम गॉडविन खुद बहुत बड़े फिलोसफर है। चलिए,
तो उसके बाद हम देखते हैं इफ अ मैन विल बिगिन विद सर्टेनिटीज he shall end in doubts, but if it be content to begin with doubts, he shall end in certainties. ठीक बात है। बेकन ने कही है लाइन, बेकन भाई फादर ऑफ इंग्लिश एसेज हैं, और बेकन ने ये लाइन कहाँ कही है? एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में कही है। कहाँ कही है भाई? एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में बेकन ने ये लाइन बोली है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यार, है ना। ग्रीक वर्ड, अब ये देखो इटिमोलॉजी से पूछा। इटिमोलॉजी क्या होता है? वर्ड्स की जो स्टडी होती है, उसके ओरिजिन्स की स्टडी को इटिमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इटिमोलॉजी कहते हैं किसको है? स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की उत्पत्ति एवं उनकी व्याख्या, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो ये आपका इटिमोलॉजी हो गया। इसी के अलावा एक और वर्ड होता है फिलोलॉजी, ये भी नोट कर लो, आ जाएगा फिलोलॉजी। ठीक है, ये हिस्टोरिकल अप्रोच होता है लैंग्वेज को लेकर। एक तरीके से इटिमोलॉजी तो वर्ड्स की हो गई, ये लैंग्वेज की हो गई फिलोलॉजी। हिस्टोरिकल अप्रोच होता है टुवर्ड्स लैंग्वेज। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी भी फिलोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने बनाई थी सबसे पहले। तो ये हो गया बेटा। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने बताया पोलिस, तो इसमें बी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और डी सिटी स्टेट। मैंने इसका इटिमोलॉजी आपको शेयर किया है फाइल में, वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैच द लिस्ट आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है भाई, ये पक्का आएगा आपका लिटरेरी टर्म्स में। ठीक है, लिटरेरी टर्म्स में आ जाएगा। इसमें ना जो प्ले होता है उसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे क्वेश्चन 90 का लास्ट लाइन देखोगे, तो इसमें मैंने इसको बोला है, क्या कहते हैं हम इसको, इसका कोड बना लेते हैं यहीं पर, ये मामला साफ कर देते हैं। इसका कोड है पी पी स्क्वायर यानी पी पी ई सी स्क्वायर, पी 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 यानी पी स्क्वायर ई सी स्क्वायर। ये 5 पार्ट्स में आपका आ जाता है। ठीक है, तो जो पहला पी है वो तो प्रोलोग हो गया। प्रोलोग हमें पता ही है, किसी वर्क का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। फिर उसके बाद जो दूसरा पी है वो क्या है? दूसरा पी वो प्रोटेसिस हो गया। प्रोटेसिस क्या है? ये ड्रामेटिक कॉम्प्लिकेशन दैट इमीडिएटली प्रीसीड्स द क्लाइमैक्स ऑफ द प्ले। क्लाइमैक्स से पहले जो प्ले को कॉम्प्लिकेट किया जाता है, दैट इज देयर। फिर ई क्या है आपका? एपिटेसिस। एपिटेसिस इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार ले लेना। लेक्चरर में एपिटेसिस पूछेगा। इट इज द फाइनल एक्शन दैट कंप्लीट्स द अनरेवलिंग ऑफ द प्लॉट इन अ प्ले, स्पेशली इन अ ट्रेजेडी। ठीक है, प्रॉपर जो मेन एक्शन होता है प्ले का, दैट इज एपिटेसिस कह सकते हो उसको। सी क्या है? सी स्क्वायर में पहला सी क्या है? कैटास्टेसिस, ये वाला। ये जो है द पार्ट ऑफ द प्ले दैट डेवलप्स, अच्छा सॉरी, दैट डेवलप्स द मेन एक्शन। सॉरी, एपिटेसिस जो है ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्ले है, ये नहीं है मेन। यहाँ पर इसको स्टार हटा देना, ये है मेन। कैटास्टेसिस, कैटास्ट्रॉफ नहीं आएगा, कैटास्ट्रफी नहीं आएगा, इसको कैटास्ट्रफी बोलते हैं ना। तो कैटास्टेसिस आएगा। कैटास्टेसिस क्या है? मेन पार्ट ऑफ द एक्शन है दैट लैंड्स टू द कैटास्ट्रफी। एंड देन कैटास्ट्रफी तो आपको पता ही है। सॉरी, मैं गलत सलत पढ़ रहा हूँ, सॉरी सॉरी। इसका आंसर है A2B4 C1D3 ना, A2B4। तो कैटास्ट्रफी क्या है? सॉरी, इस एक्सप्लेनेशन को फिर से करते हैं क्लियर, थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गया। नहीं, ये जो मैंने बताया ये तो क्लियर ही है आपको। ये वाला जो बताया ये तो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पी स्क्वायर ई सी स्क्वायर ही है। बट इसमें अगर आप मैच करोगे तो A2 कैटास्ट्रफी क्या है? फाइनल एक्शन है। B4 एपिटेसिस क्या है? पार्ट ऑफ द प्ले, वही तो मैं कह रहा था, पार्ट ऑफ द प्ले दैट डेवलप्स द मेन एक्शन। प्रोटेसिस क्या है? इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द प्ले है। और कैटास्टेसिस क्या है जो है? ये आपका क्या है? D3 ड्रामेटिक कॉम्प्लिकेशन दैट इमीडिएटली प्रीसीड्स। ठीक है, तो अब आप इसको क्लियर कर दोगे तो बात वही आ गई, एपिटेसिस ही मेन पार्ट है। ठीक है, दैट डेवलप्स द मेन एक्शन। प्रोटेसिस क्या है? इंट्रोडक्टरी पार्ट है। कैटास्टेसिस क्या है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्ले है, जो क्लाइमैक्स से जस्ट पहले आता है, याद रखना ये वाला, क्लाइमैक्स से पहले आता है ये। और ऑफ कोर्स कैटास्ट्रॉफी तो फाइनल एक्शन है दैट कंप्लीट्स द अंडरटेकिंग। ठीक है, इस पर कैटास्ट्रॉफी पे तो बहुत डिटेल में मैंने एलटी में भी नोट्स बनवाए थे, क्योंकि टॉपिक है वहां पर हमारा। ठीक है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो लैंग पैरोल का सिंपल हो गया, इसका आंसर 1 है। तो लैंग क्या है? सोशली शेयर्ड लैंग्वेज है। पैरोल क्या है? इसकी स्पीच है। ठीक है, सिग्निफायर क्या है? वर्ड को कहेंगे हम। और सिग्निफाइड क्या है? जो मीनिंग हमें कन्वे होगा। ठीक है, इसके बाद
मिल्टन की कौन सी बुक, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की कौन सी बुक से मैरी शैले ने, अभी ऊपर मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट आई थी, उसी की लड़की है जो वाइफ ऑफ पीबी शैले है, उसने फ्रैंकनस्टीन का एपिटाफ या एपिग्राफ, एपिग्राफ का मतलब होता है सब टाइटल, सब टाइटल कहाँ से लिया था भाई? तो इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, बुक 10 से लिया था। कहाँ से लिया था? बुक 10 से लिया था, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया ही है। वैसे तो ओरिजिनली जो है फ्रैंकेनस्टीन पब्लिश कब हुई है? 1818 में हुई है, ठीक है। और इसमें लेकिन बाद के जो उनके एडिशंस आए थे उसमें उन्होंने जॉन मिल्टन के इस पैराडाइज लॉस्ट की बुक 10 से एपिग्राफ इसका सबटाइटल लिया था बाद के एडिशंस में। लेकिन फर्स्ट एडिशन फ्रैंकेनस्टीन का क्या पाया है? 1818 में। क्या कहते हैं इस नॉवल को? इसका जो सबटाइटल वैसे है वो क्या है? मॉडर्न प्रोमीथियस, मॉडर्न प्रोमीथियस, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट जो है, कई लोग इसको फर्स्ट गोथिक नॉवल कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट हॉरर नॉवल, इस तरीके के। इसमें कई बार इसको फर्स्ट साइंटिफिक फिक्शन भी कहा गया, साईफाई भी कहा गया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फर्स्ट साइंस फिक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये। चलो, फिर उसमें मेटाफिजिकल सोसाइटी बनी थी, ये 1869 में सर जेम्स नॉवेल्स ने बनाई थी। तो इसके मेंबर्स कौन कौन है? तो इसका आंसर है BCE। तो बी क्या है? TH हक्सले। फिर क्या है? एल्फ्रेड टेनिसन इसके मेंबर थे, और विलियम ग्लैडस्टोन इसके मेंबर थे। बेसिकली मेटाफिजिकल पोएट्री से इसका कोई मतलब नहीं है। मेटाफिजिकल का मतलब वही हो गया, एक फिलोसफिकल, फिलोसफर्स की एक ये एक सोसाइटी थी। इसका डिटेल मैंने यहाँ पे दे दिया है, इसके मेंबर्स के नेम भी मैंने लिख दिए हैं इसमें। ये सारे मेंबर्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है, जो आपको इसमें मिल जाएंगे। TH हक्सले वगैरह सब थे इसमें। ये हक्सले कौन है ये? ठीक है, ये जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा था डार्विन ने, उनका फॉलोअर है, ठीक है। चलो खैर, उसके बाद वुमेन इन लव, तो ये DS लॉरेंस के कौन से नॉवल का सीक्वल है? तो द रेनबो नॉवल का सीक्वल है। फिर अ मैन्युस्क्रिप्ट, हाँ, जिसमें हम जो गलती से कोई ऑथर अपनी बात को दोबारा से लिख देता है किसी दूसरी किताब में, या कोई और ऑथर जो है, प्रेजेंट ऑथर्स जो अभी हैं, वो अपनी किसी वर्क को, किसी चीज को फिर से लिख लेते हैं, अनइंटेंशनली भी हो जाता है, तो उसको हम सेल्फ प्लेजरिज्म कहते हैं। वैसे प्लेजरिज्म का मतलब क्या है? लिटरेरी थेफ्ट, साहित्यिक चोरी तो है एक तरीके से। तो उनको पता भी नहीं चलता है और वो खुद ही अपनी बात को रिपीट कर दें, तो दैट इज सेल्फ प्लेजरिज्म। शेरलॉक होम्स, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेरलॉक होम्स के बारे में तो ये मैंने आपको बताया ही है कि ग्रेटेस्ट ऑफ फिक्शनल डिटेक्टिव है। आर्थर कोनन डोयल ने इनको लिया था अ स्टडी इन स्कारलेट में। इस पर मैंने आपको कुछ दिया है, स्टडी इन स्कारलेट जी। 1887 में ये डिटेक्टिव नॉवल आया है, 1887 में, ठीक है। और इसमें जो है डॉक्टर शेरलॉक होम्स के अलावा, सॉरी, शेरलॉक होम्स के अलावा डॉक्टर वॉटसन भी है इसका। अगली बार ये आ जाएगा क्वेश्चन। इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। डॉक्टर वॉटसन इसका कॉन्फिडेंटे है। कॉन्फिडेंटे तो पता है ना आपको, जो कि एक तरीके से किसी चीज को क्या करता है, ठीक है। उसके बाद फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्रीन एडेप्टेशन ऑफ शेक्सपियर्स द कॉमेडी ऑफ एरर्स? तो लव इन अ वुड इज नॉट अ स्क्रीन एडेप्टेशन, बट कौन कौन से हैं? बॉयज फ्रॉम साइराकूज, अंगूर और दो दूनी चार, ये जो है शेक्सपियर की कॉमेडी है ना, अर्ली कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो बॉयज फ्रॉम सैराकूज के बारे में भी मैंने नोट्स में लिख दिया है। ये एक अमेरिकन कॉमेडी है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि नॉवेल्स ऑफ सलमान रश्दी आ गए। तो सलमान रश्दी का जो पहला नॉवल है ये ग्रिमस है। एक्चुअली इसका आंसर है EBDCA। तो यानी कि ग्रिमस 1975 में, मैंने इनके ईयर्स दे दिए हैं आपको। फिर बी मिडनाइट चिल्ड्रन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2 बार बुकर है, ठीक है। सलमान रश्दी पे लाइफ थ्रेटनिंग अटैक भी हुआ है 1-2 साल पहले, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। बॉम्बे नॉवलिस्ट है, बॉम्बे के हैं, फिर ब्रिटेन में चले गए थे, इन पे फतवा जारी हुआ है, ठीक है। फतवा इज अ, यू कैन से, इस्लामिक डेथ वारंट, ठीक है। तो ये हो गया मिडनाइट चिल्ड्रन। फिर इसका मूव्स लास्ट साई, तो ये आप देख लेना, मूव्स लास्ट साई का ईयर है 1995। फिर उसके बाद ग्राउंड बीनीथ हर फीट दिया हुआ है मैंने, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, 1999 में आया है नॉवल। और फिर उसके बाद है फ्यूरी। तो फ्यूरी का ईयर इसमें नहीं है शायद ना, फ्यूरी का भी है, अच्छा, 2001 में आया फ्यूरी।
तो ये इनके नॉवेल्स का सीक्वेंस है। सीक्वेंस बहुत ट्रेंडिंग चल रहे हैं आजकल, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन में बहुत आ जाते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म वॉज यूज इन 1917 बाय जर्मन फिलोसफर रुडोल्फ पेनविड्स, ठीक है, टू डिस्क्राइब निहिलिज्म ऑफ 20th सेंचुरी वेस्टर्न कल्चर। निहिलिज्म का मतलब क्या है? एक्सट्रीम पेसिमिज्म, ठीक है, स्पेशली जो है रिलीजियस पेसिमिज्म कि गॉड इज डेड। नित्जे ने बोला था ना, नित्जे भी निहिलिस्ट है, गॉड इज डेड, ठीक है। तो रशिया की थियरी है वैसे निहिलिज्म, रशियन एक अप्रोच है, रशिया की 19th सेंचुरी की थियरी है। तो पेनविड्स ने पोस्ट मॉडर्निज्म को क्या बोला है? निहिलिज्म ऑफ 20th सेंचुरी वेस्टर्न कल्चर। तो बेटा 109 वाले क्वेश्चन पे ना मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है आपको फाइल में, वो पूरा पढ़ना है आपने। ऐसा नहीं है कि मैं जो मेहनत नहीं कर रहा, पढ़ा यहाँ नहीं बोल रहा, वो नहीं आएगा, कुछ भी आ जाएगा। ये नोट्स ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं देता हूँ आपको ना, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड जो जो राइटर्स हैं उन पे हाईलाइट, इसको पूरा लिख लेना कॉपी में। अगर प्रिंट आउट निकाल सकते हो तो उससे कुछ बेटर नहीं है, बट अगर नहीं निकाल सकते या समय नहीं है या और भी कोई इशू है तो आप इसको फर्स्ट क्लास हैंड रिटन कर देना, ठीक है। प्लेटो व्यूड पोइट्री एज ए एंड सी। तो एक तो इमिटेशन ऑफ रियलिटी और डिस्टेंट फ्रॉम रियलिटी। प्लेटो को हम फर्स्ट वेस्टर्न क्रिटिक कहते हैं, ठीक है। और प्लेटो का जो एक वर्क है जो आपको याद होना चाहिए, वो एक्चुअली इस लेक्चरर लेवल पे वो रिपब्लिक है, ठीक है। पोइट्री इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, प्लेटो ने बोला, ठीक है। चलिए, ये आ गया आपका। उसके बाद इनमें से कौन क्रिकेट क्लब से एसोसिएटेड नहीं है? तो ए एंड सी नहीं है, तो यानी कि जॉर्ज एथर्स नहीं है और सैमुअल जॉनसन नहीं है। कौन कौन से हैं? रिचर्ड स्टील है, कॉनग्रीव है और एडिसन है। इसकी पूरी मैंने चीर फाड़ कर रखी है अपनी फाइल में, जरूर पढ़ लें। किटकैट क्लब, ठीक है, कहाँ बना, कौन से मेंबर्स थे इसके, क्या क्या इसका मतलब है, किटकैट का मतलब क्या है, ठीक है। एक ह्यूमरस वर्ड है किटकैट, ठीक है। मटन पाइज को कहा जाता था, जो मटन के पाइज बनते हैं, ठीक है, उनको किटकैट कहा जाता था इनके इसमें। वहीं से वर्ड बना, किटकैट एक्चुअली कैट्स खाती थी मटन पाइज को, तो वहां से ये एक फनी वर्ड बना। तो लेकिन ये लिटरेरी क्लब है, इसमें हमारे एडिसन, स्टील, आई थिंक अलेक्जेंडर पोप भी होंगे, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर ये हमारा टॉपिक मैंने क्यों उठाया, क्योंकि महेश दत्तानी हमारे कोर्स में है। तो महेश दत्तानी का ऑन अ मगी नाइट इन मुंबई, ये इनका एक वो है। A2 आपका हो गया। B4 गोल्डन गेट, विक्रम सेठ ने लिखा है, ये एक वर्स नॉवल है आई थिंक, है ना, छंदों में लिखा गया नॉवल है। सॉरी। उसके बाद द बॉयफ्रेंड, द बॉयफ्रेंड आर राजा राव पे मैंने एक छोटा सा एक पेज का आई थिंक नोट दिया है। ये इंडिया के काफी इस समय गे राइटर्स में से एक है, गे राइटर है आर राजा राव। ये राजा राव नहीं है, आर राजा राव अलग है, ठीक है, और राजा राव अलग है। वैसे भी आर राज राव है ये, ठीक है। और लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे, ये जो है आपके विक्रम चंद्रा ने लिखा है, ठीक है। इन पर आ गया। उसके बाद फिक्शनल राइटिंग्स ऑफ आर के नारायण, इनका तो सीक्वेंस आप वैसे ही पढ़ लेना, इसको मैंने इनका सीक्वेंस भेज दिया आपको, ठीक है। जैसे इंग्लिश टीचर आपका जो है इसमें बैचलर ऑफ आर्ट्स पहले आया है ना, अच्छा, बैचलर ऑफ आर्ट्स का ईयर मैं नहीं भेज पाया हूँ, ठीक है, इसका ईयर देख लेना आप। और इसके बाद इंग्लिश टीचर का तो 1945 है। इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट गाइड का ईयर आप सबको याद होना चाहिए, 1958 गाइड, ठीक है, ग्रेटेस्ट नॉवल ऑफ आर के नारायण है। और फिर लास्ट क्या है? ए वेंडर ऑफ स्वीट्स, वेंडर ऑफ स्वीट्स का ईयर 1967 है, ठीक है, इसको देख लेना आप। फिर ये वाली पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, हम सब लोगों को पता है, निसिम इज़िगिलैस का। उसके बाद अनफिनिश्ड पोएम जो है, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, यूनिस डी सूजा। कौन करेगा? पूजा तिवारी। अनफिनिश्ड पोएम यूनिस डी सूजा पे नोट्स बना लेंगे छोटे से, ठीक है, और ग्रुप में डाल देंगे सीधा। लुकिंग ग्लास कमला दास, लुकिंग ग्लास कमला दास की काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल न्यूडिटी, न्यूडिटी भी है इस पोएम में, तो इस पर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इस पे नोट्स बना लीजिएगा। टू अ फ्रेंड फार अवे, ये मैं दे रहा हूँ आपके नए नए बच्चों को भी ले रहे हैं हम डिस्कोर्स में, रेणुका नागरकोटी जी को दे रहा हूँ, रेणुका नागरकोटी जी। टू अ फ्रेंड फार अवे, ए के रामानुजन पे छोटे से नोट्स और इस पोएम का एक छोटा सा समरी आप बना लेंगे,
फिर फर्स्ट इंडियन नॉवल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, राजमोहन वाइफ। इस पे मैंने कुछ नहीं दिया है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग पढ़ेंगे भी। अगर नहीं बनाया तो इसके नोट्स बना लीजिएगा आप, इसके अंदर से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। राजमोहन वाइफ फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवल है। फिर बुकर प्राइज इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी जो है करेक्ट नहीं है? इट वाज स्टैब्लिश, बुकर मैकडोनाल्ड ने स्टैब्लिश नहीं किया था। कौन कौन सी करेक्ट है? इट इज गिवन एनुअली टू अ फुल लेंथ नॉवल। एलिजिबल राइटर्स बिलोंग टू यूके एंड कॉमनवेल्थ। इट was established to provide a counterpart to the Prix Goncourt in France. Prix Goncourt फ्रांस में जो अवार्ड है उसका जस्ट काउंटर पार्ट, उसी के ये टक्कर देने के लिए बुकर प्राइज ब्रिटेन में शुरू गए, ब्रिटेन के प्राइज नहीं। इस पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ लिखा है, ये जो है मैककॉनेल, मैककॉनेल कंपनी है, उसने मैकडोनल्ड लिख दिया बल्कि ये मैककॉनेल है, ठीक है। इन्होंने जो है इसको शुरू किया था। लैटिन एपिक एनिड बाय वर्जिल, तो ACD यानी कि it incorporates various legends of Aeneas and makes him the founder of Roman greatness. It tells the story of founding of Lavinium. It tells the story of Aeneas' journey in the first 6 books of the epics, and these 6 books are patterned after Homer's Odyssey. तो ये क्लासिकल लिटरेचर से आ गया है, पॉली वालों के लिए भी अच्छा टॉपिक है। फिर एब्स्ट्रैक्ट पोएम किसने कौन करी है? A, B and E। तो एडिथ सिटवेल ने करी है। इट रेफर्स टू अ पोएम इन विच वर्ड्स आर चूजन फॉर देयर ओरल क्वालिटी। ओरल मीन्स ऑडियो, ठीक है। और रेफर्स टू अ पोएम इन विच वर्ड्स आर नॉट स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर देयर सेंस मीनिंग। तो सेंस के लिए यूज नहीं किए जाते एब्स्ट्रैक्ट, आप समझ रहे हैं ना। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज विदाउट शेप, ठीक है। जो थॉट्स हमारे जो है साउंड्स, उनको रेफर करता है। एब्स्ट्रैक्ट पोएम पे मैं अदिति रतूड़ी से बोलूंगा इस पर और डिटेल में थोड़ा रिसर्च करके। मैंने वैसे इस पे नोट्स भी लिखे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इन विच वर्ड्स आर चूजन फॉर देयर ओरल क्वालिटी रादर देन स्पेसिफिकली फॉर देयर सेंस और मीनिंग। बच्चों की जो कविताएं होती हैं उनको भी हम कह सकते हैं, ठीक है, जो साउंड्स से हमें इंस्पायर करते हैं वर्ड्स उनके। इसी का ऑपोजिट क्या होता है बेटा? इसी का ऑपोजिट कॉन्क्रीट पोएम, कॉन्क्रीट पोएम होता है, ठीक है। तो कॉन्क्रीट पोएम क्या होते हैं? ये आप, इसका ऑपोजिट होता है। थिंग्स एज दे आर एडवेंचर्स ऑफ कैलेब विलियम्स, तो ये किसने लिखा है? इट इज बेस्ड ऑन द अब्यूज ऑफ पावर बाय गवर्नमेंट, टायरेनिकल गवर्नमेंट, ठीक है। ये देखो विलियम गॉडविन, ये वही विलियम गॉडविन है जो कि कौन है? मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट का हस्बैंड है। और मैरी शैले, मैरी एक्चुअली माँ बेटी दोनों का नाम मैरी था ना, तो इसकी जो वाइफ थी उनका नाम मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट था, फर्स्ट फेमिनिस्ट हो गई। और इसकी जो डॉटर थी उसका नाम क्या था? मैरी शैले, जो पीवी शैले की वाइफ थी जिसने फ्रैंकनस्टाइन लिखा है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन, एक ही तीर से 3 शिकार है, ऐसे याद करने की ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। तो गॉडविन ने जो नॉवल लिखा है एडवेंचर ऑफ कैलेब विलियम्स, ये भी आ सकता है। ये जो जो एक तरीके से बहुत टायरेनिकल का मतलब वही हुआ, ऐसी सरकारें जो बहुत प्रताड़ित करती हैं, उनके जो मिसयूज करती हैं पावर का, उस पर है ये थिंग्स एज दे आर। फिर आपका इनका डेट ऑफ बर्थ आ गया। तो तोरू दत्त इनमें सबसे पहले कौन आई है? अच्छा हाँ, इनका जो है DBEC है। तो सबसे पहले हेनरी डोरेजियो को फर्स्ट पोएट ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं, ठीक है। ये आधे पोर्तुगीज आधे इंडियन थे। हेनरी विवियन डोरेजियो कब पैदा हुए? 1809 में, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा बी, बी बोले तो माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त भी बहुत बड़े राइटर हैं, 19th सेंचुरी के, 1824 में पैदा हुए हैं। उसके बाद फिर आया तुम्हारा DBE, ई बोले तो तोरू दत्त। तो तोरू दत्त फिर आ गई तुम्हारी 1856 में पैदा हुई है। तो ये देख रहे हो, नए क्वेश्चंस का ट्रेंड पकड़ो। बर्थ का सीक्वेंस पूछ रहे हैं तो क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बर्थ की, ठीक है। आपको एटलीस्ट कब पैदा हुए, कौन से साल पैदा हुए, वो याद रखना है, नोट्स में हाईलाइटर करना है आपने। लेक्चरर वालों को बता रहा हूँ, जो जो राइटर हैं उनके अलावा भी जो एजेस के मेजर राइटर्स हैं उनके डेट ऑफ बर्थ को याद करना है। याद करने की ट्रिक वही है, याद करने से पहले खुद को ख्याल दें कि मुझे याद हो गया है। अगर ये ख्याल देंगे कि मुझे याद नहीं होता तो ये ख्याल पक्का हो जाएगा। आप अपने दिमाग में जो बीज डालोगे वही तो फल उगेगा, बीज ही सही कर दो।
मामला खत्म। समझ रहे हो मेरी बात को? गहरी बातें हैं कुछ, अगर अंदर तक समझ में आ गई तो। मनमोहन घोष 1869। और फिर सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कब पैदा हो गई थी? 1879 में घटना हो गई थी। ठीक है, तो ये इनका जो है एंग्लो इंडियन राइटर्स का डेट ऑफ बर्थ। और फिर इवेंचुअली हम लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट फिक्शन मैगजीन ह्यूगो गन्सबर्ग की है, न्यू वर्ल्ड्स। इस पर शॉर्ट नोट्स दिए मैंने। हाँ, साइंस मैगजीन है, या आपका 1936 में शुरू हो गई थी। इसका ईयर इंपॉर्टेंट है, 1936 में फर्स्ट साइंस फिक्शन मैगजीन है ये, न्यू वर्ल्ड्स। याद रखना, ह्यूगो गन्सबर्ग। ठीक है, फर्स्ट साइंस फिक्शन मैगजीन, नॉवल नहीं कह रहा हूं मैं। नॉवल अलग चीज हो गई, मैगजीन अलग चीज हो गई। ठीक है। फ्रेंडशिप गार्लैंड 1871 इज अ सीक्वल टू विच वर्क? तो कल्चर एंड अनार्की का सीक्वल है, मैथ्यू आर्नल्ड के वर्क का एक सीक्वल। ठीक है, 1871। तो आई थिंक ये था ताबड़तोड़ सेशन साथियों। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और काफी चीजें सीखी होंगी आप। क्यों ना एक शेर अर्ज कर दिया जाए पूरे भाव के साथ कि वहीं फिर मुझे याद आने लगे हैं। पूरे भाव के साथ मेरी पूरी क्लास साथ में 2 लाइन पढ़ते ही मैं क्लास डिस्कनेक्ट करूंगा कि वहीं फिर मुझे याद आने लगे हैं बारिश और ये सारी चीजें। वहीं फिर मुझे याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे। वहीं फिर मुझे याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे।